हाय फ्रेंड, ये स्पेस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं भगन सर। हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। तो हमने अभी तक एस्टिमेशन और पावर वायरिंग के नियम के बारे में जाना, कितने स्टेप होते हैं। तो हमने जो एस्टिमेशन पावर वायरिंग का एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू था जिसमें आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम थी। इस टेक्निकल इशू को दूर करने में ये वीडियो आने में आपको थोड़ा डिले हुआ है। आप सबका सेमेस्टर का एग्ज़ाम 25 सितंबर अर्थात कल से स्टार्ट है। तो आप सब पेपर को दीजिए, जो पेपर है इन्वायरमेंटल है, यूटिलाइजेशन है, सब देते रहिए। आपका यही एक टॉपिक छूटा था, इसको मैं कंप्लीट करता रहूँगा। और प्लस बीच बीच में मैं आपका जो सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल, एलटी लाइन, एसटी लाइन न्यूमेरिकल, जो कन्फ्यूजन जितने लोग बोले हैं तो उनको भी हम कंप्लीट कराते रहेंगे। तो आप सब इस वीडियो को खाली टाइम में देखते रहिए और जो टाइम बचे आप अपने सेमेस्टर का जो पेपर है उसको तैयार करिए और पेपर को दीजिए। तो आइए देखते हैं। हम सब ने ये जाना कि एस्टिमेशन पावर में कि इसका सबसे पहला स्टेप होता है पूर्वानुमान। दूसरा स्टेप होता है यहाँ पर इसका हम प्लान डायग्राम बनाएंगे। प्लान डायग्राम बनाया जाएगा या वितरण डायग्राम या सिंगल डायग्राम या मोटरों का बहुलाइन चित्र बनाएंगे। तीसरे स्टेप में हम मोटर की विद्युत धारा का गणना करेंगे। और मोटर की विद्युत धारा गणना दो होती है, एक उसकी होती है फुल लोड करंट पर और एक होती है स्टार्टिंग करंट। ठीक, और स्टार्टिंग करंट जो होता है वह फुल लोड करंट का 1.5 गुना लेते हैं। यह हो गया था। फिर हमारा जो अगला स्टेप आया था, ये आ जाएगा। तो करंट की गणना करने के बाद हम क्या करते हैं कि चालक की मोटाई और प्लस जो फ्यूज लगता है मेन स्विच में, उसकी माप की हम डिज़ाइन करते हैं। ये बातें हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो आता है कंडक्टर और केबल की लंबाई ज्ञात करना, तो उसे हम ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है भाई आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन अभी तक दिया है। एक दिया है एक केवल मोटर के लिए, एक दिया है कई मोटरें दिया हूँ। तो आज जानेंगे अगर एक मोटर है तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में जानेंगे अगर कई मोटर दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। लिखा है कि चित्र में प्रदर्शित एक आटा मिल के प्लान में, ये आटा मिल है, आटा मिल समझ रहे हैं जहाँ पे गेहूँ की पिसाई की जाती है। आप सब गए होंगे भाई, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, आटा गेहूं लेके पिसाने जाते हैं। तो कह रहे हैं एक आटा मिल प्लान है, ये दिए हैं, ये देख लीजिए 3 मीटर इंटू 4 मीटर के प्लान है। ठीक, दे दिए प्लान है और इसमें सप्लाई इस कार्नर पर रखे हैं। यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है। ठीक, तो सप्लाई इस कार्नर पे है। अब कह रहा है इस सप्लाई से 3 मीटर दूर जाएंगे तो दीवार से 1 मीटर छोड़ के, इस दीवार से 1 मीटर छोड़ के एक मोटर लगी है। एक मोटर लगी है, इंडक्शन मोटर है। अभी क्वेश्चन आगे देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। कौन सा मोटर है हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये रखा है। ठीक, अब हाँ आपको नियम बताया गया था कि दीवार से 1 मीटर छोड़ के रहना चाहिए। इस साइड भी दीवार है, इस साइड भी दीवार है, तो इस दीवार से 1 मीटर छोड़ के है। देखो दूरी लिखा है 1 मीटर छोड़ के है, और इस दीवार से भी 1 मीटर छोड़ के है। दोनों साइड दीवारों से रखा गया है। अब आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि प्लान में चक्की का मोटर की स्थिति अंकित है। ये देख लिए हम कहाँ स्थिति, मोटर कहाँ रखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर। कह रहे हैं कि उक्त आटा चक्की की 5 HP मोटर की दक्षता दिए हैं, दक्षता पावर दे दिए हैं, आउटपुट पावर 5 HP है, मतलब 5 हार्स पावर की मोटर है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है 400 वोल्ट सप्लाई ले रहा है और 3 फेज है, 50 और 3 फेज, मतलब 3 फेज का मोटर है। ठीक, कह रहा है कि प्रेरण मोटर के लिए शक्ति तार, ये जो इंडक्शन मोटर है उसे हिंदी में कहते हैं प्रेरण मोटर, इस प्रेरण मोटर के लिए शक्ति तार स्थापन करना है, मतलब वायरिंग करना है। तो कह रहा है शक्ति तार स्थापन व्यवस्था का बहुलाइन का परिपथ चित्र बनाइए, मतलब इस मोटर का बहुलाइन परिपथ चित्र दिखाना है। ठीक, ये बातें हो गई। तथा तार स्थापन में लगने वाले सामग्री का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तार स्थापन में जितनी सामग्री लगेंगी उनका हमको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो आइए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक, तो आइए हम सब क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन हल करने से पहले हमको बताया गया है, हम सब लोग ये जाने हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है वो लिखते हैं पूर्वानुमान। तो पहला स्टेप क्या है भाई? पूर्वानुमान है। तो यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप है पूर्वानुमान, जिसे अजप्शन कहते हैं। पूर्वानुमान कहो चाहे अजप्शन कहो, ये बात हो गई। अब पूर्वानुमान में पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट में लिखा जाता है कि मोटर जो दी है, तो यहाँ पे मोटर दी है 5 HP की। कितने HP की मोटर है? 5 HP का क्वेश्चन में मोटर किए हैं। तो 5 HP 400 वोल्ट 3 फेज का ये मोटर है। ठीक, तो अब 5 HP के लिए मोटर की दक्षता कितनी होगी? अब आपको तो याद नहीं होगा, तो उसके लिए 5 HP के लिए कितना पावर फैक्टर होगा ये भी याद नहीं है। तो उसके लिए टेबल है 4.5, टेबल 4.1 है। ठीक, तो 4.1 में ये बताया गया है कि HP कितने का है? 1 HP से कम है कि 1 HP से 2.5 HP के बीच में है, 2.5 HP और 5 HP के बीच में है, 5 HP और 20 HP के बीच में है, 20 HP से अधिक के लिए। 1 HP से अगर कम रहेगा तो दक्षता 0.5 से 0.65 तक होगा और उसका पावर फैक्टर 0.6 होगा। अगर 1 HP और 2.5 HP के बीच में है तो 0.7 से 0.75 तक होगा दक्षता और पावर फैक्टर 0.7 होगा। और 2.5 HP और 5 HP के बीच अगर मोटर है, दिया है क्वेश्चन में, तो दक्षता 0.75 या 0.8 तक लिखेंगे। इसी प्रकार ये भी होगा पावर फैक्टर। अगर 5 HP और 20 HP तक मोटर है तो 0.8 से 0.85 तक होगा दक्षता और पावर फैक्टर 0.8 होगा। अगर 20 HP से अधिक मोटर आ गया तो 0.85 से लेकर 0.9 तक होता है दक्षता और पावर फैक्टर होता है 0.8 होता है। ये बात है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 5 HP मोटर। तो 5 HP के लिए क्या लिखेंगे? 5 HP के लिए हम लिखेंगे कि दक्षता 0.8, पावर फैक्टर भी 0.8। तो आप कोई एक लिए सिंपल इसको लिखेंगे तो कैलकुलेशन दिक्कत होती है, तो आप 0.8 दक्षता भी लिखिए, 0.8 पावर फैक्टर। लगभग आपको एक अंदाज़ा दे रहे हैं, दिमाग में रख लीजिए। 5 HP से अगर कम आया, बता जैसे एग्जाम में कितना हम रटेंगे, अगर 5 HP से कम आ जाए मोटर तो जान लीजिए तो आप 0.7 दक्षता 0.7 क्या करिए, पावर फैक्टर डाल दीजिए। अगर 1-2 तक है, 2 तक है तो 0.66 दोनों ले लीजिए। 1 HP हो, 2 HP हो, 3 HP तक 0.6 दक्षता भी, 0.6 पावर फैक्टर भी। अगर 4 और 5 तक आ जाए तो उसके लिए 0.8 है। सॉरी 4 तक के लिए, 4 के लिए आप 0.7, 0.8 चलिए छोड़िए, 4 के लिए भी आपका 2.5 HP से बताएं 5 HP के लिए, तो आप 3 तक के लिए 2.5 से लेके ऊपर तक जाइए, कहाँ तक? 5 तक, 5 तक नहीं 20 तक चले जाइए, मतलब 20 के नीचे, 2.5 से लेके 20 के नीचे तक सीधा 0.8 दक्षता भी, 0.8 पावर फैक्टर भी, और यही काम इधर भी हो जाएगा। मतलब 2.5 से जहाँ ऊपर गए आप, 2.5 से ऊपर गए तो दक्षता भी कितना? 0.8, पावर फैक्टर भी 0.8। 2.5 से ऊपर और 2.5 के नीचे है तो वही जान लीजिए 0.6 लिखना है। 2.5 के अगर नीचे 0.6 दक्षता भी, 0.6 क्या होगा हमारा? पावर फैक्टर भी। कोई दिक्कत? ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, आप याद कर लीजिए। 2.5 के नीचे है तो दक्षता भी 0.6 है, पावर फैक्टर भी 0.6 है। अगर 2.5 के ऊपर है, 2.5 से लेकर इसके ऊपर तक 20 HP तक हो, चाहे जितना हो, चाहे जितना 2.5 के ऊपर HP आ जाए, दक्षता भी 0.8 और पावर फैक्टर भी 0.8। अगर ट्रांसफार्मर दे दिया तो उसके लिए 0.9 लिखना। ट्रांसफार्मर दे दिया तो दक्षता 0.9 और पावर फैक्टर 0.9, उसके लिए वो यूज़ करेंगे। या 0.9 दक्षता लिए तो 0.8 पावर फैक्टर ले लेंगे। तो 2 चीज़ यादें कर लो, 2.5 के नीचे है तो 0.66 दक्षता भी, पावर फैक्टर भी, और 2.5 के ऊपर है चाहे जितना हो तो 0.88। क्लियर? तो आइए हम सब क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान में हम पहले लिखते हैं वही मोटर की दक्षता के लिए, कहेंगे मोटर की दक्षता, मतलब ईंटा सीधा दिखा, मोटर की जो दक्षता ईंटा है वह है 0.8, कभी 2.5 के ऊपर है, वह
cos फाई मतलब पावर फैक्टर भी है पॉइंटेड, ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा आप ये बताओगे मेन स्विच फर्श से कितनी ऊंचाई पर है। तो हमने बताया था मेन स्विच फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5, और जो हमने बताया था मोटर स्विच और स्टार्टर वह फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर है। या फिर क्वेश्चन को और सरल बनाने के लिए हम सभी को 1.5 मीटर पे मान लें, जिससे कैलकुलेशन करने में दिक्कत। नियम आप जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम करना है, अगर अलग अलग माप रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। एक माप मान लीजिए, तो मान लीजिए मोटर स्विच, मेन स्विच, स्टार्टर, मोटर स्विच, पहले मेन स्विच लिख लीजिए भाई। मेन स्विच पहले क्या रहता है, सप्लाई आएगी एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से मेन स्विच में, मेन स्विच से अगर वितरण है तो नहीं, वितरण यहाँ नहीं लिखा जाता है, मेन स्विच से मोटर स्विच, मोटर स्विच से कहाँ चला गया, स्टार्टर में। तो मेन स्विच, फिर इसके बाद मोटर स्विच, फिर मोटर स्विच के बाद स्टार्टर है, वह स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर, यह हो गया। अब जब यह हो गया तो उसके ऊपर क्या जाती है, क्षैतिज वायरिंग जाती है। तो क्षैतिज वायरिंग हम ले रहे हैं, मान लीजिए इसको भी हमने बताया कि भाई यह 1.5 से लेके जाएगा 4 मीटर तक, तो आप 1.5 भी लिख सकते हैं। नियम कानून के आधार कितना जाएगा, 2.5 मीटर जाएगा। तो चलिए हम सबको 1.5 पे ही मान लें, जिससे कैलकुलेशन सरल हो। जैसे इन किताब ने बुक में माना है वैसे हम भी मान ले रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो। चलिए अगर आप सिंपल नहीं कर तो 2.5 मीटर पर अगर कर दें, चलो अच्छा 2.5 मीटर भी करते हैं। तो चलो तीसरा है क्षैतिज वायरिंग की ऊंचाई, क्षैतिज वायरिंग की ऊंचाई, क्षैतिज वायरिंग की ऊंचाई 2.5 मीटर पे है। कितने पे है, 2.5। इसको आप 1.5 भी मान सकते हैं एग्जाम में बताने के लिए। तो हमने 2.5 माना है। अब आ जाइए चौथा है क्षैतिज वायरिंग कौन सा कर रहे हो, अंडरग्राउंड ले जा रहे हो कि सतह कंडक्ट, क्योंकि आप 2 प्रकार की जाती है पावर वायरिंग, या तो अंडरग्राउंड ले जाते हैं या तो सरफेस कंडक्ट ले जाते हैं। आज सरफेस कंडक्ट वायरिंग किया जा रहा है, तो लिखेंगे सरफेस मतलब सतह वाहक नली विद्युत द्वारा, सरफेस मतलब दीवार के ऊपर से कंडक्ट जा रहा है, सरफेस कंडक्ट मेथड से वायरिंग होगी। एग्जाम को पता चल जाएगा कि सरफेस कंडक्ट मेथड से वायरिंग कर रहा है। अब इसके बाद आपको बताया गया है कि भाई जो मोटर है वह फाउंडेशन पे रखी जाती है, नींव पे। तो नींव की मोटाई अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। तो फाउंडेशन पर बताया गया है कि नींव बनाते हैं हम कितना, 20 सेंटीमीटर ऊंचा नींव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, ठीक, तो 20 सेंटीमीटर मोटाई के नींव बना लेंगे, इसी के ऊपर मोटर रखेंगे। तो बता देंगे कि आप बता दीजिए कि भाई मोटर जो है 20 सेंटीमीटर ऊंची नींव पर स्थापित है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे मोटर 20 सेंटीमीटर नींव पर स्थापित है, ठीक। इस लिखने के लिए तो अब बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही लिखेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। फिर से हम रिवीजन करा दें, कैसे मतलब दिमाग में रखेंगे। तो पहले बताएंगे कि मोटर कितने एचपी का है, तो उसका दक्षता पावर फैक्टर कितना है वो लिख लो। फिर उसके बाद बताओगे कि एमएसबी मतलब मेन स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर कितनी ऊंचाई पर है, ठीक। फिर उसके बाद आप बताओगे कि क्षैतिज, उसके ऊपर जाए क्षैतिज वायरिंग की क्या ऊंचाई है। फिर उसके बाद जब क्षैतिज वायरिंग हो जाएगा तो कौन सी वायरिंग मेथड, सरफेस है कि अंडरग्राउंड है, तो भाई सरफेस कंडक्ट मेथड से वायरिंग होगी, ये बता दिए। फिर उसके बता दो मोटर फाउंडेशन पे स्थापित है। इतनी बातें हो गई। अब यहाँ बात यह है कि भाई अलग अलग एचपी की मोटरों के लिए अलग अलग स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। हम सब मशीन सेकेंड पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा है कि 0 से लेके 5 एचपी तक मोटर के लिए, जबकि इन्होंने किताब में 2 एचपी तक के लिए बताया है। 2 एचपी के लिए इन्होंने DOL स्टार्टर बताया है, जबकि हम सब मशीन जो पढ़े हैं वही यूज करेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि 0.5 से
0 से लेके 5 HP तक के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग होगा, ड्यूअल स्टार्टर कहते हैं। और उसके बाद 5 HP से लेके, अगर मोटर 5 HP से लेके 20 HP तक है, 20 HP तक है, तो उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर। और 20 HP से अगर अधिक है, 20 HP से अगर मोटर अधिक है, 20 HP से अगर अधिक है, 20 HP से अधिक है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या प्रयोग करेंगे। 20 HP से अधिक के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा, याद रहे। तो आपको कुछ जानकारी दी गई कि कितने HP का मोटर रहेगा तो कौन सा स्टार्टर। तो 0 से लेके 5 HP तक ड्यूअल स्टार्टर। ड्यूअल स्टार्टर में केवल 3 तार जाता है। अगर 5 HP से 20 HP तक मोटर है तो उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो भाई स्टार्टर से यहाँ 6 तार जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, फिर यहाँ भी बता देंगे। 20 HP से अगर अधिक है तो उसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो आप सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है अगला स्टेप है, पहला स्टेप पूर्वानुमान, सेकेंड स्टेप में हम इनका डायग्राम बनाएंगे। पहले प्लान डायग्राम के बाद हम सब क्या करेंगे कि इनका वितरण डायग्राम मल्टीलाई डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ओके। ताइए नेक्स्ट स्टेप में हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में पहला प्लान डायग्राम है। तो देखिए प्लान डायग्राम है, पहले से प्लान डायग्राम बनाए रहे हैं। तो सप्लाई यहाँ पे है, सप्लाई मतलब मेन स्विच यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मेन स्विच, ये मेन स्विच हो गया, ठीक। अब मेन स्विच से वायरिंग चलेगी। अब आपको बताया गया है कि मोटर के पीछे वाली ही दीवार पर मोटर स्विच और स्टार्टर रहेगा। तो मोटर के पीछे ही दीवार पर हम यहाँ पे पीछे ही दीवार पर मोटर स्विच ये हो गया मोटर स्विच। भाई इसमें मेन स्विच में कटआउट रहता है, हैंडल दिखा दीजिए। मोटर स्विच में भी कटआउट रहता है, इसको भी हैंडल दिखा दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद मोटर स्विच के बाद क्या रहता है, स्टार्टर। मोटर स्विच के बाद स्टार्टर। यहाँ स्टार्टर 5 HP का है तो कौन सा स्टार्टर रहेगा, स्टार डेल्टा। भाई हम वहाँ पे लिखना भूल गए, अब जहाँ स्टार्टर लिखे हो वही भी स्टार्टर जैसे लिखे हो ऐसे स्टार्टर, तो उसके क्वेश्चन लिख लेना स्टार डेल्टा। मतलब 5 HP के लिए भाई आपको दिखाया गया 5 HP तक, 0 से लेके 5 HP तक हम ड्यूअल स्टार्टर, 5 HP के ऊपर जाएंगे 5 HP के नीचे तक, 5 HP के नीचे तक ड्यूअल स्टार्टर, 5 HP से लेके उसके ऊपर तक जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 से 20 HP तक स्टार डेल्टा स्टार्टर। 20 HP से फिर ऊपर जाएंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो वहाँ क्वेश्चन में लिख दिया 5 HP है तो भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया, ठीक, ओके। तो ये मोटर स्विच हो गया। मोटर स्विच के बाद क्या रहेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो इसे बना दीजिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं। तो मोटर स्विच से सप्लाई चलेगी, दीवार से होते जाएगी, मेन स्विच से होते जाएगी मोटर स्विच में, मोटर स्विच से फिर सप्लाई जाएगी कहाँ पर, चली गई भाई आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में। स्टार डेल्टा स्टार्टर से सप्लाई चली जाएगी कहाँ पे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ये जो बनाते हैं इसे कहते हैं प्लान डायग्राम। क्या बोला जाता है, प्लान डायग्राम। और तो यही हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ये है प्लान डायग्राम। एग्जाम में कहे या ना कहे आप प्लान डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ प्लान डायग्राम। अब आपको बताया गया है कि मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच 0.25 मीटर की दूरी होती है। किसी किताब में 0.5 बताया गया, लेकिन ये आपका 0.25 मीटर लिया जाता है। मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.25 मीटर होगा। मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच का जो डिस्टेंस है 0.25 मीटर होगा। ऐसे हम प्लान में दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया प्लान डायग्राम। अब प्लान डायग्राम के बाद ही हम इनका बना दीजिए समझने के लिए वितरण डायग्राम। जबकि वितरण डायग्राम उतना बनाना जरूरी नहीं है जब तक कहे ना, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कह दे तो आपको बनाने आना चाहिए। तो इसका प्लान डायग्राम के बाद हम बनाएंगे वितरण डायग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, मतलब सप्लाई कैसे गई है।
तो यहीं पे प्लान डायग्राम के नीचे ही, चलिए यहाँ ये तो प्लान डायग्राम है, ये क्या है प्लान डायग्राम है। ठीक, प्लान डायग्राम के बाद ही हम इनका वितरण डायग्राम ये दिखाया जाएगा सप्लाई कहाँ से आई है, सप्लाई कहाँ गई है। ठीक, तो भाई पहले सप्लाई कहाँ आई है, एनर्जी मीटर में, पहले सप्लाई आई है एनर्जी मीटर में। तो चलिए मान लीजिए ये एनर्जी मीटर है, ये इसमें डिजिट ऐसे दिखा रहे, चलिए लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ो जाने दो, लिख दो ऐसे कि ये क्या है एनर्जी मीटर है। बाहर से 3 फेज है, आर फेज आया, फिर वाई फेज आया, फिर वी फेज आया, ये तीनों फेज आ गए। ये है आर फेज, वाई फेज, वी फेज। ओके, फिर उसके बाद यहीं से सप्लाई कहाँ जाएगी, मेन स्विच में। तो भाई मेन स्विच बना लीजिए, तो मेन स्विच में कटआउट रहेगा हैंडल, तो भाई ये हैंडल हो गया कटआउट। तो यहाँ पे 3 फेज है, तो सभी फेजों के लिए क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा। चलिए किटकैट फ्यूज दिखा दे रहा है। आप किटकैट फ्यूज की जगह HRC फ्यूज का भी सिंबल बना सकते हैं। HRC फ्यूज का सिंबल ऐसे होता है, चाहे किटकैट फ्यूज का सिंबल दिखाइए, चाहे HRC फ्यूज का सिंबल दिखाइए। तो किसका सिंबल है, HRC फ्यूज का। ठीक, तो हैंडल है, ये बातें हो गई। अब क्या करना है, इनमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ से हम आर फेज ले लेंगे, ओके रहिए। तो यहाँ से आर फेज दे दीजिए, यहाँ से कनेक्शन लेके वाई फेज दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ से कनेक्शन लेके बी फेज दीजिए। हो गया, इस प्रकार कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमको क्या देना है, मोटर मतलब ये था एनर्जी मीटर, ये है मेन स्विच, मेन स्विच। अब मेन स्विच से सप्लाई कहाँ गई है, मोटर स्विच में। मोटर स्विच से कहाँ गया है, स्टार्टर में। स्टार्टर से कहाँ गया है, मोटर में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टर से जब सप्लाई जाएगी तो वही केवल दिखा देंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे क्या है भाई, जाना है कहाँ पे आप, मोटर स्विच में। यहाँ बगल में मोटर स्विच दिखा दीजिए, बगल में मोटर स्विच दिखा दीजिए। तो मोटर स्विच जो है उसमें भी फ्यूज ही रहता है, मोटर स्विच में ही क्या रहता है, फ्यूज रहता है। तो उसका केवल आप क्या काम करिए, तो वहाँ भी 3 फेज ही रहता है। तो आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, यह है। ठीक, और ये क्या है, हैंडल है, कटआउट यहाँ भी रहता है, ऐसे दिखा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इनको कनेक्शन देना है। मोटर स्विच से कहाँ जाना है, स्टार्टर में, मोटर स्विच से स्टार्टर में। लेकिन एक बात और बता दें, आपको वितरण डायग्राम में ये सब नहीं दिखाना है, आप केवल सप्लाई देख लीजिए कैसे जा रहा है बस। वितरण डायग्राम के लिए दिखना कितने परपथ निकलेंगे, एक मोटर है तो क्या होगा, एक ही परपथ जाएगा, तो केवल इतना ही दिखाएंगे। चलिए यहाँ दिखा दीजिए ऐसे, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये कनेक्शन जोड़ दीजिए। यही इसका वितरण डायग्राम है, मेन स्विच, उसके बाद मोटर स्विच, स्टार, डेल्टा, स्टार्टर। यहाँ क्या वितरण डायग्राम ये दिखाया जाता है, ये किसके लिए गया है, 5 HP मोटर हेड। ये कितने HP की है, 5 HP की है। तो आप लिख देंगे 5 HP मोटर हेतु, 5 HP मोटर हेतु, 5 HP मोटर हेतु। ठीक, तो हो गया 5 HP, इसे कहते हैं वितरण डायग्राम। अब इससे के वितरण डायग्राम के बाद हम क्या करते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा है मल्टी लाइन डायग्राम मोटर का दिखाइए। तो मोटर का मल्टी लाइन डायग्राम दिखाने के लिए थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। आइए देखते हैं इसका हमको बनाना है वितरण डायग्राम। सॉरी, वितरण डायग्राम तो हो गया, इसे हम वितरण डायग्राम कहते थे, जबकि एग्जाम में पूछता नहीं है, आप बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम कम है तो मत बनाइएगा, आप सीधे प्लान डायग्राम बनाइए और मल्टी लाइन डायग्राम बनाइए। अगर मल्टी डायग्राम नहीं बना पा रहा तो उसका सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिखा दीजिए। ठीक, वो क्वेश्चन जैसा आएगा वो आपको बताया जाएगा। अब इसका हमको वितरण डायग्राम बनाना है, तो सॉरी मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। तो मान लीजिए धरातल हो गया, तो ऐसे एक धरातल बना लीजिए, ये क्या कहते हैं ऐसे, ये मान लो धरातल है। ठीक, ये ऐसे धरातल दिखा दीजिए, ये धरातल है। अब मोटर आपको बताया गया 20 सेंटीमीटर ऊंची फर्श पे रखी है। तो भाई एक फाउंडेशन बना लो, एक फाउंडेशन बना लिए।
ये इसे फाउंडेशन बना लिया, ये नींव हो गया, मतलब सीमेंट कंक्रीट की नींव हो गई। इसी पे मोटर को रखना है, तो इसी पे मोटर को रखना है तो, और ये मोटर है, मान लीजिए इसे गोलाकार दिखा दिए, 3 फेज, कौन सा मोटर है? 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ऐसे यहाँ पर रखी है, ठीक। और इसका शाफ्ट इधर दिखा दीजिए, इसका शाफ्ट इधर दिखा दीजिए, यह हो गया। और ऊपर इसका टीवी मतलब टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स में हमको सप्लाई जोड़ना है। ये सब क्या है? इधर शाफ्ट दिखाए गए, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाइए, ठीक। अब क्या करेंगे? सबसे पहले मेन स्विच दिखाएंगे, यहाँ एनर्जी मीटर नहीं दिखाया जाएगा, तो यह है मेन स्विच, मेन स्विच, ठीक। मेन स्विच में सप्लाई क्या होगी? बाहर से आएगी। मेन स्विच में ये हैंडल है, तो इसे दिखा दीजिए। मेन स्विच में सप्लाई बाहर से आया, तो ये है आर फेज, वाई फेज, बी फेज। मेन स्विच से सप्लाई फिर कहाँ जाएगी? मोटर स्विच में। तो मोटर स्विच वहीं पे रखा है, इसके बगल, तो यही बगल हम दिखा दे रहे हैं मोटर स्विच, ये हो गया मोटर स्विच, ठीक। मोटर स्विच के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी? स्टार्टर में। मोटर स्विच के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी? इसको मिटा दे रहे हैं भाई, अब आपको तो याद करने के लिए बताया गया था, स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं। मोटर स्विच के बाद सप्लाई जाएगी स्टार्टर में। तो यहाँ पे कौन सा स्टार्टर है? स्टार डेल्टा स्टार्टर है, प्रारंभक हिंदी में कहते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर से सप्लाई कहाँ जाएगी? मोटर में। तो इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए, जगह कम है भाई। तो यहाँ पर क्या रहेगा? मोटर स्विच, ठीक। मोटर स्विच के बाद क्या रहेगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक। यह हो गया ऐसे, ठीक। उसके बाद यही सप्लाई कहाँ जाएगी? मोटर में जाएगी। तो यहाँ से तीनों फेज निकलेगा, जाएगा कहाँ पे? मोटर स्विच में। तीनों फेज निकालिए, मोटर स्विच दे दीजिए, ये हो गया, ठीक। अब मोटर स्विच के बाद फिर सप्लाई कहाँ जाएगी? मोटर स्विच के बाद सप्लाई जाएगी स्टार्टर में, तो यहीं से तीनों फेज ले जाइए स्टार्टर में। स्टार्टर में गया, ठीक। स्टार्टर से सप्लाई फिर कहाँ जाएगी? मोटर में। तो आपको बताया गया है कि यहाँ से पहले आएंगे, स्टार्टर से पहले आएंगे ज़मीन तक। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में बताया गया 6 तार जाएगा। कितने तार? 6 तार, 6 बार जाएंगे। तो यहाँ से पहले 6 बार निकालिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 बार जाएंगे। अब ये क्या होंगे? धरातल से होते हुए, ये धरातल से होते हुए वायर ऐसे निकलेगा। चलिए एक ही कलर दिखाते हैं, अगर एक ही कलर दिखाए हैं तो इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक। अब यहाँ जाएगा टर्मिनल बॉक्स में। तो पहला वायर, अब आपको बताया गया ये दृढ़ कंडक्ट पाइप आएगी और 20 सेंटीमीटर जाएगी गहराई में, ज़मीन में। तो 20 सेंटीमीटर जमीन गहराई में जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर गहराई में ले गए। अब 20 सेंटीमीटर जाने के बाद ये यहाँ से सुनम कंडक्ट पाइप है, तो सुनम कंडक्ट पाइप यहाँ पे रहेगा। सुनम कंडक्ट पाइप से होते हुए यहाँ निकालेंगे, मोटर के दे देंगे टर्मिनल बॉक्स में, ठीक। तो ऐसे ही दूसरा वायर आएगा, यहाँ से होते हुए चला जाएगा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में। इसी प्रकार तीसरा वायर आएगा, यहाँ से होते हुए चला जाएगा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में। फिर चौथा वायर आएगा, यहाँ से होते हुए चला जाएगा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में। भाई इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं समझाने के लिए, ठीक। यह हो गया। फिर 5वां वायर आएगा, ऐसे जाएगा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में। इसी प्रकार 6वां वायर भी आएगा,
चला जाएगा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में। यही मल्टी लाइन डायग्राम हो गया, मोटर का मल्टी लाइन डायग्राम। आप सभी के डिस्टेंस को दिखा दीजिए। ठीक, तो देखिए मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच कितना दूरी है, मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई यहाँ से लेके मोटर स्विच तक जो तक लास्ट बाउंड्री है 3 मीटर है। फिर यहीं से मोटर स्विच स्टार्टर के बीच की दूरी बताया गया है 0.25 मीटर। तो भाई ये स्टार्टर तक दूरी 0.25 मीटर हो गया, ये हो गया। अब बताया गया है मेन स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर तीनों 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगे हैं। तो यहाँ से दिखा दीजिए कि भाई ये तीनों जो हैं 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगे हैं। ये हो गया, तीनों की वही ऊंचाई है। फिर उसके बाद तो भाई ये भी 1.5 पे, ये भी 1.5 पे ही है। तो 1.5 नीचे आएगा और ये कितना नीचे गया है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर नीचे गया है। ठीक, और फिर 0.2 मीटर ऊपर उठेगा यहाँ पे, फिर 0.2 मीटर ये जाएगा। ठीक, फाउंडेशन भी क्या है 0.2 मीटर ही है। लेकिन आप सबको एक चीज़ बताई गई थी भाई, ये तो 1.5 मीटर है। ठीक, एक चीज़ बताया गया था, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जब ज़मीन के अंदर से जाएगा सुनम कंडक्ट पाइप, तो ये यहाँ से लेके टर्मिनल बॉक्स 1.2 मीटर लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, देख लो। पहले बता दें, आपको पता है कि स्टार्टर से जब मोटर में गई है, स्टार्टर से मोटर में गया तो कितना दूर है 1 मीटर है। तो स्टार्टर से मोटर के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ से दिखा देंगे कि भाई ये दूरी कितना है 1 मीटर है मोटर तक। ठीक, अब ऐसे जोड़े तो कितना जाता है, जबकि यहाँ पर फिक्स किया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी रहेगा 1.2 मीटर ही लिया जाएगा। अब कैसे लिया जाएगा वो भी हम बताएंगे। देखिए जोड़ते हैं 0.2 और 1 मीटर, 1.2 मीटर, फिर 0.2 मीटर फिर ऊपर जाएगा। तो 0.2, 0.2, 0.4 और 0.2 यह 0.6 हुआ और 1 मीटर है, तो मतलब 1.6 मीटर हो रहा है। जबकि हमने कहा कि ये 1 कितना होना चाहिए 1.2 मीटर। तो आपको बता दें, भले यह आपका 1.6 दे रहा है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे मोटर है, यहाँ मान लीजिए मोटर है, ये मोटर का मान लीजिए टर्मिनल बॉक्स है, टीवी है। ठीक, अब यहाँ से सप्लाई ये स्टार्टर है, स्टार्टर से आ रहा है, ऐसे सप्लाई गया तो भाई ये सुनम पाइप है, यहीं से घुमा के ऐसे पाइप घुमा दो। तो भाई यहाँ से कुल दूरी मिला के हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि वहाँ तक पहुँचेगा 1.2 मीटर ही होगा। भले आपको दिखाया जा रहा है ये ऐसे गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह मुड़ता है, ये मुड़ता नहीं है। ये आपका यहीं से बस एक बार यहाँ नीचे गया तो यहाँ पे आपका एल्बो नहीं लगेगा कि 90 डिग्री मुड़ाते एल्बो लगाते फिर यहाँ एल्बो लगाते, ये सब कुछ नहीं लगता है। ये सीधा 20 सेंटीमीटर नीचे ले जाओ, पाइप ले जाके उसके जो न्यू है, न्यू के पहले ही आप निकाल के इसे सीधे पाइप को ऐसे दे सकते हैं, ऐसे तिरछे दे सकते हैं। तो मतलब कुल दूरी मिला के होती है 1.2 मीटर होती है, फिक्स रहती है। अब ये मत कहिए गणना करिए 0.2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 0.2 मीटर, फिर 0.2, फिर आगे जाएगा, तो ये बात नहीं है। तो ये फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तो 1.2 मीटर होगा। आई बात है, अगर मान लीजिए ये दूरी ज़्यादा जब हो जाएगी तब हम कैलकुलेट करके लिखें, जैसे 1 मीटर के अलावा दूसरा हो जाए तब वो लिखा जाता है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा। नियम कानून, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल में दूसरा कुछ होता है, नियम में हमारा दूसरा कुछ है। नियम में आइडियल रूप में पढ़ते हैं तो आइडियल रूप में 1.2 ही लिखेंगे। आप मत ये ऐड करिएगा कि सर जी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, फिर 0.2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर ऊपर गया तो और ज़्यादा लगेगा, ये कोई बात नहीं है। आपको जैसे बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 1.2 मीटर ही होगा, ये नीचे 20 सेंटीमीटर गया, फिर यहाँ से निकाल के वहाँ दे देंगे। ये तिरछे भी चला जाएगा, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री में मोड़ के जाता है। सुनम पाइप लचीला पाइप है, चाहे जैसे चाहे जिधर मोड़ो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आइए चलते हैं। ठीक, एक बात और करते हैं कि भाई जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ दृढ़ पाइप रहेगा, कहाँ कहाँ सुनम पाइप रहेगा। ठीक, तो आप देख लीजिए, मेन स्विच से मोटर स्विच के बीच, मेन स्विच से मोटर स्विच के बीच जो पाइप जाएगी ये दृढ़ पाइप है। फिर मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच जो पाइप जाएगी सुनम पाइप है। फिर स्टार्टर से मोटर के बीच में 2 प्रकार के पाइप है। जब स्टार्टर से हम धरातल तक आएंगे 1.5 मीटर, वो दृढ़ पाइप है। और फिर 20 सेंटीमीटर गहराई से होते हुए जो पाइप जाएगी मोटर के टर्मिनल तक, तो हमारा सुनम होगा। ये बात याद कर लीजिए, 2 जगह दृढ़, 2 जगह सुनम। ठीक, अब आइए चलते हैं। हमारा जो पहला स्टेप था वह पूर्वानुमान था,
सेकेंड स्टेप था हमारा डायग्राम में हम एग्जाम में प्लान डायग्राम बनाएंगे, फिर वितरण डायग्राम जैसा दिखाया गया। वितरण डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बता दिए हैं, कभी किसी क्वेश्चन में आएगा, अगर पूछ लेगा तो बताना, नहीं पूछा तो मत बनाना। क्या प्लान डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद आ जाओ सीधे मल्टी लाइन डायग्राम। कहा है तो एक मोटर है तो मल्टी डायग्राम बनाना है। अगर कई मोटर आ जाएंगे तो उनका हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, और कैसे बनेगा वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे मेरा मेन पर्पज एक है, एक मोटर लेने का, कि आपको पता चल जाए कहाँ शून्य में जाता है, कहाँ दृढ़ जाता है। अब मल्टी लाइन डायग्राम से ही पता चलता है कि कितने तार जाएंगे, 19 mm कितनी कंडक्टिंग पाइप होगी, कितनी 25 mm होगी। ठीक, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब आइए हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। ये सब कौन सा स्टेप चल रहा था? सेकेंड स्टेप था। तो सेकेंड स्टेप के बाद आइए थर्ड स्टेप चलते हैं, मोटर की विद्युत धारा की गणना करते हैं। तो इस प्लान डायग्राम को हम हटा रहे हैं, क्योंकि जितने थे सब यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, इन्हीं से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए गणना करते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं प्लान डायग्राम। भाई ये थोड़ा वीडियो रिलैक्स होकर बनाया जा रहा है, इसलिए जिससे आपको प्रेशर ना पड़े एग्जाम का। आप खाना बनाते वक्त इसको देखते रहिए, या फिर ड्राइंग का जब पेपर होगा तो एक दिन का गैप है उसमें देख लीजिए, और बाकी सबको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अगर रिवीजन करेंगे, रिवीजन अगर करते रहेंगे तो आप कोई चीज़ भूलने नहीं पाएंगे। ड्राइंग वास्तव में अगर देखा जाएगा, हर चीज़ पता हो जाए, बहुत सिंपल है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो वही चीज़ हार्ड हो जाएगी। ठीक, तो हमारा थर्ड स्टेप है मोटर की विद्युत धारा। मोटर की विद्युत धारा, मोटर की विद्युत धारा। ठीक, तो भाई पहले हम क्या लिखते हैं? दक्षता मोटर का कितना दिया है। तो मोटर की दक्षता हम जानते हैं 0.8 लिए हैं, और पावर फैक्टर भी कितना है? 0.8 है, और वोल्टेज भी दिए हैं 400 वोल्ट है। पहले ये वैल्यू लिख लिया करो, ये तो कोई पूरा क्वेश्चन दिया है। 0.8 हमने टेबल से देखा था, वो बता दिया कैसे क्या लिखेंगे, और वोल्टेज 400 वोल्ट है। अब हमको निकालना है करंट। तो 3 फेज के लिए आपको फार्मूला लिखा गया है, नहीं जो लिखा है तो समझ ले। तो भाई आपके लिए बताया गया 3 फेज के लिए पावर का फार्मूला होता है, यहाँ मोटर की जो दक्षता दी है वही आउटपुट पावर है। तो आउटपुट पावर को हमने यहाँ Q से लिखे हैं। ठीक, जब चूँकि फार्मूला होता है P बराबर √3 VI cos फाई, ये फार्मूला होता है आउटपुट पावर का। सॉरी भाई, पावर का फार्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ जो भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे दक्षता के रूप में यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला लेते हैं? दक्षता के रूप में। तो दक्षता का फार्मूला होता है ईटा बराबर आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, ये होता है। तो आउटपुट पावर को हम लिखते हैं Q से, इनपुट पावर लिखा जाता है √3 VI cos फाई, यही होता है भाई दक्षता वाला ईटा। तो यहाँ से करंट निकालना है, तो ये जो करंट निकालते हैं फुल लोड पे निकालते हैं, मतलब जितना वैल्यू रखोगे सब फुल लोड पे है। तो यहाँ पे अगर करंट पक्षांतर करें तो करंट का आएगा भाई आउटपुट पावर Q। आउटपुट पावर कितना दिया ये भी लिख लो, आउटपुट पावर क्वेश्चन में दिया है, आउटपुट पावर दिया है Q बराबर 5 HP। तब 5 HP को क्या करोगे? चेंज करोगे किसमें? वाट में। आपको पता है 1 HP बराबर 735.5 वाट होता है। तो यहाँ लिखोगे कि चूँकि 1 HP = 735.5 वाट। ठीक, तो यहाँ पे हम Q का वैल्यू निकाल लें, 5 × 735.5 वाट। आप गुणा करोगे आ जाएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं, यह हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? आई पक्षांतर कर लो, तीटा नीचे चला जाएगा, तो यह हो जाएगा √3 VI cos फाई। तो यही फार्मूला हम 3 फेज के लिए, और जबकि प्रत्येक का फार्मूला हमने लिखाया है। तो अब आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि सिंगल फेज का क्या होगा, 3 फेज का क्या होगा, DC के लिए क्या होगा, अगर वेल्डिंग मशीन दिया है, ट्रांसफार्मर दिया है तो उसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे फुल लोड करंट। तो यहाँ जब भी निकालेंगे कौन सा करंट निकालेंगे भाई? फुल लोड करंट, फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट को हम लिखते हैं IFL से। चलो वहीं लिख दे रहे हैं, उधर दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना? ठीक, तो ये क्या है? फुल लोड करंट है। तो फुल लोड करंट के यही फार्मूला लिखिए आप, Q/√3 VI cos फाई। क्या हो जाएगा? Q/√3 VI, ईटा भाई दक्षता है। ठीक, cos फाई। तो एक Q और cos फाई डिफरेंट है भाई, अब थोड़ा हमारा एक ही जैसा देगा, cos फाई को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया। अब वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखते हैं Q का मान कितना है भाई?
5 इंटू 735.5, 5 इंटू 735.5 अपान √3, ठीक। और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू देख लो 400 इंटू 400, फिर इंटू ईटा का वैल्यू क्या है 0.8, तो 0.8 इंटू फिर क्या है cos फाई है, cos फाई भी 0.8 है, 0.8, ठीक। तो चूंकि अब उधर दिख नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं IFL बराबर Q का मान है कितना बोल दो भाई 5 इंटू 735.5 अपान फिर क्या है √3 इंटू v का मान है 400 इंटू ईटा का मान है 0.8, दक्षता पावर फैक्टर भी है 0.8 है। तो अब क्या करते हैं, आइए इसका हम गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसका हमने गुणा किया तो आया 8.3, आप सब भी चेक कर लीजिएगा, गुणा करने पा गया 8.3 एम्पीयर। एक क्या कौन सा करंट आ गया, फुल लोड करंट। और जबकि हमको निकालनी है स्टार्टिंग करंट, क्या निकालनी है, स्टार्टिंग करंट। तो आइए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट निकालते हैं। और स्टार्टिंग करंट बताया गया है कितना लेंगे, फुल लोड करंट का 1.5 गुना, फुल लोड करंट का 1.5 गुना क्या होगा स्टार्टिंग करंट। तो यहाँ आप लिखेंगे स्टार्टिंग करंट, चलिए स्टार्टिंग करंट, मोटर जब स्टार्ट होती है तो उस समय कितनी करंट लेती है, स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट को हम दिखाते हैं IS से, और ये क्या होता है 1.5 गुना किसका होता है, 1.5 गुना किसका होता है, फुल लोड करंट का। तो फुल लोड करंट का आप 1.5 है तो यह है भाई 8.3 है। तो गुणा करेंगे 15×45, 15 120, 120 120 और 4 हो जाएगा 124, ठीक। और 12.45 एम्पियर करंट आएगी, ठीक। तो ये आ गया है आपका स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट का मान आ गया 1200, आप सब गुणा कर लीजिएगा एक बार सही से अपने से, स्टार्टिंग करंट आ गया। अब जब हमारा तीसरा स्टेप है कंप्लीट, अब तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप लिखते हैं हम सब, केबल की माप और स्विचों की माप लिखा जाता है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं, हमारा पहला स्टेप था पूर्वानुमान, दूसरा था डायग्राम, तीसरा स्टेप था मोटर की विद्युत धारा गणना करना, स्टार्टिंग करंट हमने निकाला 12.45 एम्पियर आया। अब करंट के आधार पे केबल की मोटाई पता करेंगे, किसकी मोटाई, केबल की मोटाई, और प्लस पता करेंगे हम कि भाई जो फ्यूज है वो कितने एम्पियर का रहेगा, मतलब मेन स्विच की माप, मेन स्विच और मोटर स्विच दोनों की माप एक ही होती है। क्यों, क्योंकि बताया गया है कि आप अगर एक मोटर है दोनों के, अगर एक से अधिक मोटर हैं तो मेन स्विच की जो माप होती है, जो सबसे अधिक करंट वाली मोटर होगी उसके आधार पर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा अगला स्टेप है चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप हम चल रहे हैं। फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे बताइए, बताइए भाई। यहाँ पे केबल की माप व स्विचों की माप लिखा जाएगा, केबल वही मतलब चालक की माप, चालक की माप व स्विचों की माप, स्विचों की माप। अगर जो वीडियो पिछला नहीं देखा है वो एक बार देख लेगा भाई, पूरे नियम कानून बताया गया है, ठीक, ओके। आइए देखते हैं चालक की माप और स्विचों की माप में क्या करते हैं। तो आप चालक की माप के लिए हमने आपको क्या किया है भाई, एक टेबल बताया है, और टेबल अगर आप जो, तो आइए आपको एक टेबल हमने बनवाया है करंट और कंड्यूट के लिए। अगर आपको नहीं पता हो तो जाके बैक करके देख लीजिएगा, हमने वहाँ लिखा है कि 24 एम्पीयर तक, अगर सिंगल कोर का केबल PVC एल्युमिनियम लिए हैं तो 24 एम्पीयर तक 2.5 mm² का हम कंडक्टर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालक की माप, चालक मतलब वही केबल की माप, चालक की माप क्या है भाई 2.5 mm², टेबल हमने दिखाया है, समझा भी है, 2.5 mm² का सिंगल कोर लेंगे, कंड्यूट जा रहा है सिंगल कोर, 2.5 mm² सिंगल कोर PVC एल्युमिनियम चालक। एक केबल है तो केबल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए केबल की माप आ गया। अब स्विचों की माप, मेन स्विच की माप, मेन स्विच व जो मोटर स्विच दोनों सेम है तो दोनों के एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे मेन स्विच व मोटर स्विच की माप इक्वल टू
यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि कितनी करंट है भाई 12/4 मतलब 13 एम्पियर, तो 15 एम्पियर से कम है तो चाहे 15 एम्पियर फ्यूज लगाइए चाहे 16 एम्पियर का फ्यूज लगाइए। तो चले हम 15 एम्पियर लिख रहे हैं, इससे प्रैक्टिकल में 16 एम्पियर तो 15 एम्पियर का लिख रहे हैं। चलो बताया गया आपको, क्योंकि बता 5 एम्पियर से कम है तो 5 एम्पियर फ्यूज, 5 एम्पियर से ज़्यादा 15 एम्पियर तो 15 एम्पियर फ्यूज, 15 से ज़्यादा है तो 30 एम्पियर, 30 से ज़्यादा है तो 32 एम्पियर फ्यूज, 32 से ज़्यादा है तो 65 एम्पियर, 63 एम्पियर फ्यूज, 63 से ज़्यादा है तो 100 एम्पियर, 100 एम्पियर से ज़्यादा है तो 200 एम्पियर फ्यूज लगाते हैं, जैसा कि इंटरनल वायरिंग हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर लगेगा 15 एम्पियर से कम करें तो 15 एम्पियर फ्यूज लगा दीजिए। 15 एम्पियर 250 वोल्ट, 15 एम्पियर 250 वोल्ट, 50 वोल्ट। TPIC फ्यूज यूनिट, TPIC फ्यूज यूनिट। यहाँ TPIC मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ जाइए। 3 फेज RYB है, 3 इसका फुल फॉर्म होगा ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, मतलब 3 पोल RYB, 3 पोल हो गए। T का मतलब 3 और यहाँ पे क्या है P का मतलब पोल मतलब 3 सिरे, आयरन क्लेड मतलब आयरन का बॉक्स है और आवरण से ढका हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। तो यही सब हम चौथे स्टेप में लिखते हैं। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप है, 5वां स्टेप है कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। तो कंड्यूट व केबल की लंबाई अब ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। ठीक, तो इसमें हम कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहला कॉलम होता है तार स्थापन खंड, तार स्थापन खंड। ठीक, उसके रहेगा संख्या, चालक की संख्या या चालकों की संख्या, चालकों की संख्या। चालकों की संख्या के बाद रहेगा कंड्यूट का प्रारूप, सुनम्य दृढ़ है, कंड्यूट का प्रारूप। ठीक, कंड्यूट प्रारूप के बाद रहेगा कंड्यूट की माप, कंड्यूट की माप, कंड्यूट की माप। फिर रहेगा कंड्यूट की लंबाई, कंड्यूट की लंबाई। फिर आ जाएगा लास्ट में रहेगा केबल की लंबाई। ठीक, अभी कॉलम हो गया, कॉलम को बना लेते हैं, कॉलम को बना लेते हैं। ऐसे कॉलम को बना लीजिए। एक कॉलम बन गया हमारा। अब आइए पहला तार स्थापन खंड। तार स्थापन खंड होने का मतलब ये होगा कि मेन स्विच से मोटर स्विच के बीच, पहला स्थापन खंड मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच, मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच। तो मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच चल रहे हैं। तो कितने चालक आए हैं? 3। यहाँ चालकों की संख्या 3। कंड्यूट प्रारूप आपको बताया गया 3 के लिए 19 mm, यहाँ स्टार्ट होगा 19 mm कंड्यूट लेंगे, 19 mm। ठीक, ये कंड्यूट का प्रारूप है। तो आपको बताया गया है कि मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच, मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच हम लेते हैं दृढ़ पाइप। कंड्यूट का प्रारूप होगा दृढ़। अब कितनी मोटाई? 3 के लिए बताया गया है, टेबल बनाया गया 19 mm आपको दिखाया गया। यह है mm में, यहाँ पे सबका है क्या रहेगा भाई? mm में। लंबाई मीटर में, यहाँ भी मीटर में। ठीक, तो यह 19 mm आ गया। अब आइए देखते हैं कंड्यूट की लंबाई निकालना है। ठीक, तो कंड्यूट की लंबाई कितना है देख लो, 3 मीटर है। हाँ, एक बात और, आपने यहाँ पे क्या किया है कि भाई कंड्यूट की जो क्षैतिज वायरिंग की ऊंचाई है वह 2.5 मीटर की ऊंचाई पे ले गए हो। तो यहाँ पे ऐसे 2.5 मीटर की ऊंचाई पे ले गए हो। ये 2.5 मीटर की ऊंचाई पे कंड्यूट गया है।
अब ये तो गया है 1.5 मीटर पे, तो कितना ऊपर जाएंगे? 2.5 में से 1.5 घटा दो। 2.5 में से 1.5 अगर हम घटा दें तो भाई बचेगा 1 मीटर, तो अर्थात 1 मीटर और ऊपर जाएंगे। जहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, समझ लो 1 मीटर ऐसे ऊपर जाएंगे। 1 मीटर ऊपर ये गए, ठीक। और ये जो घूमा है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ये घूमने से इसकी कोई माप नहीं है, इससे घूमने का केवल वैसे दिखाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 1 मीटर ये ऊपर गए तो 1 मीटर फिर नीचे आओगे, 2 मीटर। 1 मीटर ऊपर गए तो 1 मीटर नीचे आओगे, कितना हुआ? 2 मीटर। और बीच में पूरा कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 मीटर। समझ में आया? फिर से समझाते रहे। देखिए ये पूरा 2.5 मीटर पे है और ये 1.5 मीटर पे है, तो 1 मीटर जब ऊपर और जाएंगे तब 2.5 वाले पहुँचेंगे हम। तो 2.5 में तो 1 मीटर इधर जाके 1 मीटर नीचे भी उतरोगे, तो जस्ट नीचे इसकी वाला माप मत जोड़िए, इसकी कोई गणना नहीं की जाएगी कितना घुमा तो ये भी लगा है। तो 1 मीटर ये गए तो 1 मीटर ये भी आए, तो 2 मीटर। और ये पूरा कितना है? 3 मीटर है पूरा। यहाँ तक भाई वो अलग दिखा दिया गया, उससे दिक्कत नहीं। ये पूरा कितना है? 3 मीटर है। 3 और 1 4 1 5 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि भाई 1 मीटर गए ए, 3 मीटर गए ए, फिर 1 मीटर नीचे यहाँ चले आए यहाँ तक। ये इसकी कोई माप नहीं होती कि दिखाया गया। तो 1 मीटर चले आए तो कितना हो गया? 3 2 5 मीटर। अगर यही चीज़ हम 1.5 मीटर भी क्षैतिज वायरिंग लेके गए होते तो इसी सीधे जाता। जब 1.5 मीटर पे जाता तब भाई क्या करते आप? तब 1 मीटर ये ना जुड़ता, 1 मीटर ये ना जुड़ता, तो केवल यही 3 मीटर केवल लिख के हम छोड़ देते। ये 2 मीटर इसलिए बढ़ा क्योंकि अब 2.5 ले गए हो, तो ठीक। तो ये 5 या 5 3 15, तो ये हो जाएगा भाई 15 मीटर। केबल की लंबाई कितना आ गया? केबल की लंबाई निकालने के लिए कंडक्ट की लंबाई में आप 3 का गुणा कर देंगे, जितना यहाँ संख्या केबल संख्या तो ये केबल की लंबाई आ जाएगी। अब अगला पहला हो गया मेन स्विच। पहला तो हमने देखा मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच, दूसरा स्थापन कर मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच। तो दूसरा है मोटर स्विच व किसके बीच? स्टार्टर के बीच। स्टार्टर के बीच यही है। अब भाई इसके बीच कितने तार गए हैं? 3 वायर गए हैं, 3 वायर। और यहाँ पता है कि सुनम में वायर प्रयोग करते हैं, सुनम में। तो यहाँ पे सुनम होता है, फ्लेक्सिबल वायर होता है सुनम। अब देखिए तो 3 तार के लिए भाई 19 mm कंडक्टर यूज किया जाएगा, ठीक। यह हो गया। अब इसके बाद अब देखिए 1 मीटर इसके लिए, यहाँ 1 मीटर यहाँ जाएगा, 1 मीटर यहाँ जाएगा, कितना हो गया? 2 मीटर। और इनके बीच कितना है? 0.25। तो आप लिखेंगे 1 मीटर गए ऊपर, फिर 0.25 ये गए, 0.25 फिर प्लस, फिर क्या होगा? 1 मीटर नीचे उतरे, तो 1 मीटर नीचे उतरे तो कितना हो जाएगा भाई? 2.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2.25 मीटर। अब इसका आप 3 में गुणा कर देंगे, वही केबल की लंबाई आ जाएगी। तो 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 6.75 मीटर आ गया केबल की लंबाई। तो ये हो गया किसके बीच? मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच। अब स्टार्टर व मोटर के बीच, यहाँ मोटर है, स्टार्टर व मोटर के बीच अगला स्थापन खंड है। पहला दूसरा, चलिए तीसरा हम यहाँ लिखते हैं, इसको तो जानते हैं फाउंडेशन पे। तीसरा लिख रहे हैं स्टार्टर व मोटर के बीच। स्टार्टर व मोटर के बीच, यही बात है। तो स्टार्टर मोटर के बीच 2 खंड है। देखो 1.5 मीटर आएगा ये दृढ़ वाला, और फिर 1.2 मीटर ये जाएगा, ये तो फिक्स किया गया है। 1.2 मीटर ये जाएगा सुनम में। तो पहले हम बात करेंगे कितना तार यहाँ आ रहा है? 6 वायर आ रहा है। तो ये लिखेंगे 6 वायर, और ये कितना है? दृढ़ है, यहाँ लिखेंगे दृढ़। और कितना है यह? 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, ठीक। 1.5 मीटर। अब गुणा कर दीजिए, 5 90, मतलब आ जाएगा 9। सॉरी भाई, ये तो यह गलत हो गया। यहाँ कितने तार हैं? 6 तार है, कंडक्टर की माप है। तो 6 तारों के लिए हम लेते हैं 19 का 25 mm आएगा। यहाँ पर 19 बाद 25 mm, कंडक्टर में 25 mm। अब कितने ऊंचाई है, मतलब दूरी कितनी है कंडक्टर लंबाई? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर।
ये हो गया 1.5 मीटर जब हो गया, ठीक। अब निकालेंगे केबल की लंबाई, तो 15 का 6 15 छक्का 90, 9 मीटर आ गया क्या केबल की लंबाई। अब आइए देखिए, तो ये यहाँ तक दे रहा है। अब इसके बाद सोनम में जाएगा, तो 6 तार और है, 6 तार यही सोनम में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा केबल भाई, सोनम में, सोनम, ठीक। अब सोनम में देखिए ये तो फिक्स है 1.2 मीटर ही होता है। अब 6 तार के लिए 25 mm रहेगा सोनम, और दूरी कितनी इसकी फिक्स है 1.2 मीटर। यहाँ पे 1. अब इसका गुणा 12 छक 72, 7.2 मीटर। तो इस प्रकार हमने सब देख लिया कितना था, तो हो गया भाई। यहाँ पे निकाल लिए सभी स्थापन खंड कंप्लीट। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो पूरा ऐड कर लीजिए कि 19 mm दृढ़ कितना है, फिर सोनम में कितना है, सबका एक एक करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये केबल की लंबाई है, तो केबल की लंबाई ऐड कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे टोटल। अब देखिए एक बात और आपको बता दें, यहाँ टोटल दृढ़ एक साथ नहीं कंट्रोल कर सकते, दृढ़ 19 mm अलग है, सोनम अलग है, तो आप सोनम का अलग निकालोगे, दृढ़ का अलग लिखोगे, ठीक है। तो 19 mm सोनम पाइप अलग रहेगी, दृढ़ अलग रहेगा। तो 19 mm कितनी बार है, 19 mm दृढ़ एक बार है 5 मीटर। सोनम में 19 mm कितना है कंड्यूट, 2.25 एक ही बार है। और दृढ़ पाइप 25 mm कितना है, एक बार ही है 2.5। और फिर सोनम में 25 में क्या है, एक बार, कई बार तो नहीं है, केवल एक ही बार है, तो आप एक ही बार पूरा लिख लेंगे। और यहाँ पर केवल क्या जोड़ दीजिए, केबल की लंबाई। चलिए केबल की लंबाई अगर जोड़ लें तो आ जाएगा भाई 15, 6, 21, 21 और 9, 21 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 मीटर, 30 7 37 मीटर, 37 मीटर या और 7 95, तो 37.95, 37.95 मीटर आप सब ऐड कर लीजिएगा, सही है। टोटल आ जाएगा 37.95, टोटल आ गया 37.95, केबल की लंबाई आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, 5 स्टेप। तो अब हमारा जो 6वां स्टेप है वह है आवश्यक सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। तो ये चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम विधिवत जानेंगे यहाँ पे सामग्री क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे आगणन उसका मूल्यांकन करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को जितना जितना हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।